ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहती है कि अगर तुम अचानक दरवाजा खोल दो तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि अरे रुको, ये शर्मनाक है। और एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पावर को यूज करके स्पेस क्रैक को बंद कर देती है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर आखिर वो पर्सन कौन था। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ये चीजें कभी कभी होती हैं, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे रुको एक मिनट, मुझे कुछ बात पूछनी है। तभी हम देखते हैं कि उसको बाहर उठा के फेंक दिया जाता है अपने वर्ल्ड में, और वो कहता है कि मैं वापस आ गया। मैं वहीं वापस आ गया हूँ जहाँ मैं था। लकड़ी की डमी अभी भी नष्ट हो चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि जब मैं मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के अंदर होता हूँ तो समय नहीं बीतता। लेकिन वो आदमी जो मुझे लाइब्रेरी में मिला, वो कौन था? वो इतना फैमिलियर क्यों लग रहा था मुझे? और प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि नहीं, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड की सुप्रीम स्वॉर्ड पर अधिकार करना है। और वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि वर्ल्ड की सुप्रीम स्वॉर्ड हेवन के नीचे अल्टीमेट मार्शल आर्ट, ये सच में स्वॉर्ड टेक्निक के लिए शानदार नाम है। चलो इसे मेरे इनेट हेवनली मार्शल आर्ट से जोड़कर शुरू करें। वर्ल्ड की सुप्रीम स्वॉर्ड एक मार्शल आर्ट जिसे हेवनली मार्शल आर्ट की सहज पावर के मॉडरेट से बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ वो प्रैक्टिस करने लगता है और बहुत एनर्जी भी निकल रही होती है, और कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इसे शुरू से ही इनेट एनर्जी कल्टीवेशन के विचार से किया गया था, मानो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट एक दूसरे के पूरक हों। सबसे पहले वर्ल्ड की सुप्रीम स्वॉर्ड का पहला फॉर्म इनफाइनाइट रिवॉल्विंग, और एक जोरदार एनर्जी निकलती है, और कहता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र पर कंट्रोल हासिल करना, एक ऐसा रूप जो स्पेस को भी सभी हमलों को विफल कर देता है। दूसरा फॉर्म इनफाइनाइट प्रेशर, तलवार को इकट्ठा करना और मार्शल एनर्जी से घेरना, और अपना स्वॉर्ड डायरेक्ट जमीन में मारता है जिससे जमीन में भी क्रैक आ जाते हैं और पीछे एक स्वॉर्ड बन जाती है। और कहती है कि फिर दुश्मन को कुचलें और पूरी तरह से जीत जाएं। और फाइनली थर्ड फॉर्म, और वो थर्ड फॉर्म भी परफॉर्म करता है जिससे एक एनर्जी से बना गोला निकलता है, और कहता है कि इनफाइनाइट क्राउन, और एक जोरदार एनर्जी बीम जैसी निकलता है जो डायरेक्ट जाके दीवार पे लगती है और दीवार में भी होल हो जाता है। ये देख के शौक होते हुए हमारा एमसी कहता है कि ये अनबिलीवेबल है, ये सच में एक पियर्सिंग टेक्निक है। और खुश होते हुए कहता है कि ये 10 QI है। और उस होल के पास जाते हुए कहता है कि मैं इसे जैसे भी देखूं ये सच में 10 QI है, क्या मैंने सच में ऐसा किया? और अपने मन में कहता है कि डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के सिर्फ 3 महीने बाद 10 QI का यूज, मैं सच में ही एक सच्चा प्रतिभाशाली पर्सन हूँ। और ये एलिक्सर के कारण है। नहीं, तुम चाहो जो भी कहो, 10 QI का यूज अनकॉमन है। और कहता है कि चलो फिर से इसे ट्राई करते हैं, और फिर से ट्राई करने लगता है और कहता है कि इनफाइनाइट क्राउन, लेकिन तब कुछ नहीं होता है। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और बार बार इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्राउन 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 चिल्लाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बहुत देर तक वो चीज़ करता है, फिर थक हार के बैठ जाता है और कहता है कि ये पहले काम करता था लेकिन अब ये कैसे काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं भी कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं और सभी फॉर्म का यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये केवल तीसरा फॉर्म क्यों नहीं? तभी कहता है कि रुको, 3 डिफरेंट फॉर्म के साथ पावर और यूजेस, उन्हें एक साथ क्यों नहीं बांधा गया? और उठते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि समस्या तीनों परफॉर्म से संबंधित हो, या शायद उनको अलग करने का मामला हो सकता है। फिर से प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि मान लो कि तीनों रूप के ही आंदोलन का हिस्सा हो, बाई चांस घूमते आकाश में माध्यम से एनर्जी को इकट्ठा करके या एनर्जी को फैलाता है, आकाश के असीम दबाव के माध्यम से एनर्जी को संपीड़ित करके यह एनर्जी को इकट्ठा करता है। हेवन का अनंत मुकुट इस एनर्जी को मुक्त करता है। वर्ल्ड की सुप्रीम स्वॉर्ड स्वयं एक गहन मार्शल आर्ट है और इमिनेंस की वाई पर आधारित है। मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर चिल्ला के कहता है कि इनफाइनाइट, लेकिन तभी पीछे से स्कॉट आ जाता है और कहता है कि तो आप यहाँ हैं। तो हमारा एमसी भी चिढ़ने लगता है और वो स्कॉट कहता है कि मैं काफ़ी समय से आपका वेट कर रहा था, क्या फैमिली के हेड के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रही? और हमारा एमसी गुस्से में कहता है कि अगर तुमने इस बात के लिए मुझे इंटरप्ट किया है तो मैं बहुत परेशान हो सकता हूँ, तुम्हें पता है? तो स्कॉट भी कहता है कि ओह खैर, आप ये देखिए, कोई यंग मास्टर से मिलना चाहता था। तो हमारा एमसी कहता है कि फिर से, अब ये कौन है? तो वो बताता है कि ये मेरे पीछे है, यंग मास्टर मियोंग। तो हमारा जैसे एमसी नाम सुनता है और कहता है कि हाँ मियोंग हूँ। फिर सीन पास्ट में जाता है, तभी बुढ़ा एक कह रहा होता है कि हाँ मियोंग यू, सिचुआन में
स्थित हा परिवार हा फैमिली का वंश है। मैंने उसके बारे में केवल शराब खाने में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन हमारा कोई कभी संपर्क नहीं हुआ। मैं उसे केवल इसलिए याद करता हूँ क्योंकि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और हा फैमिली के बीच उनकी भयंकर लड़ाई के कारण रक्षा फोर्ड इसे डेमोनिक कल्ट का अल्टीमेट वॉरियर ने नाम दिया था। अपने छोटे भाई को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के हाथों खो देने के बाद वो एक प्रतिशोधी राक्षस बन गया। उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर्स की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। उसकी पावर और क्रूरता उसे मॉन्स्टर नाम दिलाने के लिए पर्याप्त था, और ये आज मेरे आंखों के सामने है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो उसकी आंखें भी चमक रही होती है, और हमारा एमसी देख के एकदम घबरा जाता है। तभी वो हंसते हुए कहता है कि हेलो मेरे भाई। हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या? तो इस कोड भी कहता है कि यंग मास्टर आपने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? तो म्यूंग कहता है कि आप इतने सरप्राइज क्यों हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, और अपने मन में कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, हम तलवारबाजों की तरह नहीं जी रहे हैं। और उससे कहता है कि तो फिर हाँ म्यूंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि ये सही है, क्या आप एंसेस्ट्रल राइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तुम्हारा एमसी बताता है कि एंसेस्ट्रल राइट ये एक परंपरा जिसके तहत 10 वर्ष की आयु के आसपास के बच्चों की असंगठित रूप से इकट्ठा किया जाता है। ये एक ऐसा अवसर है जो ये आकलन करता है कि क्या वे हा फैमिली के नाम के योग्य हैं। मैं अपने पिछले जीवन में बुरी तरह फेल हो गया था। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि मैं भाग ले रहा हूँ, लेकिन इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? और वो म्यूंग कहता है कि मैं एक फेवर चाहता हूँ, मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी भी चौंकते हुए कहता है कि मुझसे मार्शल आर्ट? फिर हमें 2 बंदे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बंदा कहता है कि खबर है कि तीसरा यंग मास्टर आ गया है। तो दूसरा वाला बोलता है कि वो कमीना। तो पहले वाला बोलता है कि अरे तुम अपने शब्द पर ध्यान दो। खैर, उस तीसरे यंग मास्टर ने मास्टर जिन्हों को हरा दिया। ये सुन के दूसरा वाला चौंक जाता है। पहला वाला कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो विरोध भी नहीं कर सके और पूरी तरह से टूट गए। तभी उसके सामने जिन्हों के गार्ड पीछे खड़े होते हैं, और जिन्हों भी गुस्सा आ जाता है, और सीधा जाके उसका गार्ड उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बकवास, एक मास्टर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मास्टर, मुझे इन लोगों से निपटने दो। लेकिन जिन्हों कहता है कि चलो जल्दी से मीटिंग की जगह पर चलें। तो गार्ड कहता है कि लेकिन मास्टर, तो वो चिल्ला के बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं, चलो जल्दी यहाँ से, और उसको छोड़ के वहां से जाने लगता है और कहता है कि अरे रुकिए मास्टर, रुक जाइए 1 मिनट। तो गार्ड कहता है कि क्या आपको यकीन है कि ये ठीक है, भले ही आप उन अफवाहों को फैलने दें? तो फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि अगर मैं उन लोगों को दंडित कर दूं तो क्या इससे भी बुरी अफवाहें नहीं फैलेंगी? और गुस्से में कहता है कि इसके अलावा ये सच है कि मैं हार गया। हाँ सोचन, तुम साले, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एंसेस्ट्रल राइट केवल ताकत के माध्यम से जीतने के बारे में नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया की सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है। फिर एंसेस्ट्रल राइट का भी दिन आ जाता है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो मोजिन कहता है कि मैं हूँ मोजिन, एंसेस्ट्रल राइट के लिए सेरेमोनियल मास्टर। कुछ ही देर में हम एंसेस्ट्रल राइट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और लोग कह रहे होते हैं कि इस साल का एंसेस्ट्रल राइट पहले से भी बड़ा है। तो फिर क्या पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी अभी भी कम नहीं है? कितने लोगों ने भाग लिया है? बाहर लोग, ये सही नहीं लगता, हम एक पर्सन से चूक गए। तो दूसरा वाला कहता है कि सच में वो इस दिन देर से आ रहे हैं। अभी हमारा एमसी भी वहाँ होता है और वो कह रहा होता है कि म्यूंग कहाँ है, हम शुरू करने वाले हैं। अब वो अपने मन में कहता है कि अगर वो देर से आया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। और फिर हमें पिछली रात का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ म्यूंग कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बताइए, अगर ये इनाम है तो मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैंने कहा ना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं। तो वो बोलता है कि लेकिन क्यों? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उसे इतना बता सकता हूँ, और कहता है कि स्ट्रेंज फेथफुल इनकाउंटर से प्राप्त मार्शल आर्ट हा फैमिली द्वारा पारित मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग है। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें ये कैसे सिखाऊं, और अगर मैं सिखा भी लूँ तो तुम इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो भी सैड होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन था कि ये काम करेगा। पिछले 3 वर्षों से मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, मैंने कभी भी जिन्हों को नहीं हराया है। लेकिन फिर मैंने अफवाहें सुनी कि आपने सिर्फ 3 महीनों में जिन्हों को हरा दिया। मैं आपकी मदद मांगने के लिए यहाँ आया हूँ।
और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो एक कमजोर बच्चे की तरह रो रहा है और हंगामा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बुरा इंसान बन गया हूँ। फिर कहता है कि अरे रुको एक मिनट, अगर ये आदमी मॉन्स्टर की तलवार बन गया तो इसका मतलब है कि मैं मॉन्स्टर की तलवार की मास्टर बन गया, दूसरे शब्दों में मैं इसका मास्टर बन गया हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो फिर ये कैसा रहेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैं हमारे एमसी को म्यूंग आवाज देता है और कहता है कि सेरेमनी अभी शुरू नहीं हुआ है ना। तो हमारा एमसी कहता है तुम इतने देर से क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि ये सब आपके द्वारा मुझ पर किए गए अनुग्रह का परिणाम है। तो हमारा एमसी कहता है हाँ, इसे अवश्य चुकाना याद रखो। फिर हमारे एमसी के पास फोर्थ यंग मास्टर हाजिनो आ जाता है। तुम हाँ सोचन के साथ क्यों हो। तो हमारा एमसी के तो म्यूंग कहता है कि क्योंकि हाँ सोचन मेरे बड़े भाई हैं। तो फोर्थ यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि ऐसा आदमी तुम्हारा भाई है। और हमारा एमसी उसका कान पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें ही मुझे ह्यूंग कहना चाहिए, क्या हमने शर्त नहीं लगाई थी, और मुझे ह्यूंग कहो। तो वो भी गुस्से में कहता है कि तुम, और उस पर अटैक कर देता है हमारे एमसी पे, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉच करके ऊपर चढ़ उछल जाता है और बच जाता है और कहता है कि हार स्वीकार नहीं करना चाहते हो है ना, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो फिर से रीमैच करते हैं। और बाकी सभी लोग ये देख के कह रहे होते हैं कि क्या ये क्या है, क्या वो लड़ने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि तीसरे यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर फिर से लड़ने जा रहे हैं। और हमारा एमसी फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे ह्यूंग कहना चाहते हो या फिर तुम एक बार फिर से यहाँ पिटना चाहते हो। और वो भी गुस्सा आ जाता है। तभी मूजिन कहता है कि अरे क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेंट्स फिजिकल टकराव में शामिल नहीं होंगे, सही है। और वो भी चौंक जाता है। फोर्थ यंग मास्टर अपने मन में कहता है कि डैम इट, एंसेस्ट्रल राइट शुरू होने से पहले सेरेमोनियल मास्टर पर बुरा प्रभाव डालना अच्छा नहीं होगा। और कहता है कि ये तो, तभी हमारा एमसी उसको पकड़ता हुआ कहता है कि मुझे माफ़ करिए, ये छोटे भाई जिन्हों के साथ आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो एनर्जी से भरपूर है। मैं सही हूँ ना मेरे छोटे भाई। और फोर्थ यंग मास्टर गुस्से में अपने मन में कहता है कि ये बच्चा, और कहता है कि खैर सिचुएशन को शांत करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और उससे कहता है कि ये सही है। तो मोजिन कहता है कि प्लीज़ बिना किसी डिस्टरबेंस के आगे बढ़ते रहो और आराम करो। तो दोनों कहते हैं कि ठीक है और मुझे माफ़ करिए। और मोजिन फिर कहता है कि अब एंसेस्ट्रल राइट शुरू हो रहा है। मैं तुम लोग को एंसेस्ट्रल राइट का रोल समझा देता हूँ। रोल बहुत सिंपल है। तुम लोग को 2 वुडन प्लेट कलेक्ट करने की जरूरत है और माउंटेन की चोटी पर तुम लोग को जाके वहाँ सबमिट करना है और उन लोग को दिया जाता है और बताता है कि मैं तुम लोग को एक एक वुडन प्लेट दे रहा हूँ और तुम लोग को एक और कलेक्ट करना है और जब 2 हो जाएंगे तो जाके सबमिट कर देना है तुम्हें माउंटेन की चोटी पर। म्यूंग कहता है कि सेरेमोनियल मास्टर, हाँ मैं एक वुडन प्लेट्स कैसे कलेक्ट करेंगे। तो वो बताता है कि इसके 2 रास्ते हैं। एक तरीका है पहाड़ों में बिखरी छिपी हुई स्केटर्ड को ढूंढो, दूसरा रास्ता है कि पूरे माउंटेन पर स्थित कुछ लोगों से मिलना है, रॉयल गार्ड्स, और फिर उसके बाद तुम लोग को फाइट करना है और तुम लोग को एक प्लेट को ऑब्टेन करना है। म्योंग चौंक जाता है और कहता है कि रॉयल गार्ड्स, बाकी सब लोग डरते हुए आपस में कह रहे होते हैं कि क्लैन की सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, क्या तुम हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराने के लिए कह रहे हो। तो मूजिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रॉयल गार्ड के मेंबर्स को हराने के लिए। फोर्थ प्रिंस कहता है कि तब क्या। तो वो बताता है कि रॉयल गार्ड के सामने अपना स्किल साबित करो, वो तुम्हारी योग्यताओं का मूल्यांकन करेगा और तुमको वुडन प्लेट भी दे देगा। तुमको बिना किसी बाहरी मदद के खुद की ही समय सीमा पूरी करनी होगी, इसके अलावा कोई और नियम नहीं है। अगर तुम लोग को लगे कि तुम खतरे में हो तो जोर से चिल्लाओ, आसपास के वॉरियर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि फॉर्चुनेटली अब तक ये मेरे पहले जीवन जैसा ही है, अब उस आइटम के डेब्यूट करने का समय आ गया है। तभी 2 लोग आते हैं और एक बॉक्स लिए होते हैं। तो मोजिन पहले वाला बॉक्स को खोलते हुए कहता है कि इसके एडिशन जो लोग 4 या ज़्यादा प्लेयर्स इकट्ठा करेंगे उन्हें ये दिया जाएगा। और जैसा ही खोलता है उसमें 5 इलेक्सर होते हैं। ये सिचुआन टंग सेक्ट द्वारा स्नेह के प्रतीक के रूप में भेंट किया गया है एक विशेष इलेक्सर। इसके सेवन करने पर यह विष की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इनेट एनर्जी प्रदान करता है। तो लोग खुश हो जाते हैं और फोर्थ प्रिंस खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें हमें इतना तो देना ही चाहिए। और हमारा एमसी ये सुन के अपने मन में कहता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, असली वाला इलेक्सर और है। तभी दूसरा वाला खोलते हुए कहता है कि सबसे ज़्यादा प्लेट्स इकट्ठा करने वाले विनर के लिए हमारे पास एक और रिवॉर्ड है।
तभी हम देखते हैं कि उस एलेक्सर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है। लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। मोजिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि विनर को शाओलिन का खजाना मिलेगा। और सभी लोग एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि शाओलिन का खजाना सम्मन गोली इस वर्ष का एंसेस्ट्रल राइट सच में बहुत ज़्यादा औसम है। और इसके साथ ही अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम लोग को शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग माउंटेन की तरफ भागने लगते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि म्यूंग चलो चलते हैं, वो भी कहता है ठीक है। तभी वो दोनों के सामने फोर्थ प्रिंस आ जाता है और कहता है कि एक मिनट रुको। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम सच में एक नंबर के चूतिए हो, अब तुम्हें क्या हुआ है। वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं। हमारा एमसी कहता है एक बेट। तो वो कहता है कि चलो देखें कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा प्लेट इकट्ठा करता है। जो कोई भी हमारे बीच सबसे ज़्यादा प्लेट इकट्ठा करेगा सच्चे मास्टर के रूप में पहचाना जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता। वो कहता है कि लेकिन क्यों। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर मैं जीतता भी हूँ तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, जब भी तुम मुझे देखोगे तो मुझे ह्यूंग कहकर बुलाना। तो वो भी चिढ़ते हुए कहता है कि खैर इस बारे में क्या ख्याल है, तुम भी कुछ शर्त लगा सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर ये कैसा रहेगा, अगर मैं जीत गया तो तुमको मुझे अपना मार्शल आर्ट टोकन देना होगा। वो भी चौंकते हुए कहता है कि मार्शल आर्ट टोकन। और हमें मार्शल आर्ट टोकन के बारे में बताया जाता है। मार्शल आर्ट टोकन आर्ट की दुनिया में वयस्क मार्शल आर्ट कलाकारों के लिए एक स्टेटस प्रतीक है। अपना मार्शल आर्ट टोकन सौंपना ये दर्शाता है कि पर्सन किसी भी सिचुएशन में मदद करने के लिए तैयार है, एक बार यूज होने वाले नौकर टिकट के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा एमसी उससे कहता है कि दूसरे शब्दों में ये एक डिस्पोजेबल गुलाम पास की तरह है। जब तुम इतने बड़े हो जाओ कि अपना मार्शल आर्ट टोकन बना सको तो मैं इसे तुमको वापस क्यों ना दूं। तो फोर्थ प्रिंस चिढ़ते हुए कहता है कि मैं अपने मार्शल आर्ट टोकन के साथ क्या करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम इसका यूज विभिन्न सिचुएशन में कर सकते हो, है ना। तो वो भी अपने मन में चिढ़ते हुए कहता है कि डैम इट, मेरा मार्शल आर्ट टोकन ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि क्यों, सिर्फ इसलिए कि तुम एक बार हार गए, क्या तुम अब शर्त लगाने से डर रहे हो, तुम पहले से ही हारने के बारे में चिंतित हो, है ना। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपना मार्शल आर्ट टोकन भी दांव पर लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना मार्शल आर्ट टोकन देना होगा और तुमको सबके सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हमारा एमसी उसके पास आता है और कहता है क्या तुम 3 डिमांड क्यों कर रहे हो। वो भी बोलता है क्या तुमको ह्यूंग कहकर पुकारा जाता है, मार्शल आर्ट प्लेट और ये सब स्वीकार भी करना पड़ता है। अगर तुम बच्चों की तरह बिहेवियर करते रहोगे तो मैं इस शर्त से सहमत नहीं होऊंगा। तो वो भी चिढ़ने लगता है। तो वो बोलता है कि गोल मोल बातें करना बंद करो, तुम भी 3 डिमांड क्यों नहीं करते। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तुम अपनी कब्र अब खुद खोद रहे हो जिन्हों। और हमारा एमसी उससे कहता है कि ठीक है चलो इसे इस तरह करते हैं, हारने वाले को जिहाद तक विजेता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी रखनी होगी, उसके बाद हम इसे मार्शल आर्ट टोकन के साथ सुलझा लेंगे, ये कैसा रहेगा। फोर्थ यंग मास्टर अपने मन में कहता है कि 15 साल की उम्र तक पूर्ण ऑबिडियंस, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो हाँ सोचन। तो हमारे एमसी से कहता है कि हाँ सोचन, अपना वादा निभाना, ठीक है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो मेरी लाइन है। और फोर्थ प्रिंस भी वहाँ से चला जाता है माउंटेन की तरफ। तो म्यूंग पीछे से कहता है कि क्या तुम सच में ठीक हो। अगर जिन्हों ह्यूंग ने ऐसा कहा है कि ऐसा लगता है कि वो किसी बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स उसने कुछ तैयार किया होगा। एंसेस्ट्रल राइट में हाँ जिन्हों को समर्थन करने वाले लोग होंगे। और बताता है कि अपने पहले जीवन में भी हाँ जिन्हों ने 2 रॉयल गार्ड को खरीदा था और अपने अपोनेंट को हरा दिया था। तो म्यूंग कहता है कि रियली, तो ह्यूंग क्या ये मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत नहीं होगी, तुम जिन्हों ह्यूंग के मुंह गुलाम बन जाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा। तो म्यूंग कहता है कि लेकिन आपने कहा कि ऐसे लोग हैं जो जिन्हों की मदद कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मेरे पास भी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो वो पूछता है कि बेशक, ये कौन है। तो हमारा एमसी उसके ऊपर हाथ करते हुए कहता है कि ये तुम हो म्यूंग। तो वो भी एक पल के लिए शौक हो जाता है और हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साइड में नहीं हो, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे माफ़ करना जिन्हों, ये मैटर जिसके लिए तुम लगन से तैयारी कर रहे हो ये सब बेकार है, क्योंकि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो फोर्थ यंग मास्टर और उसके गार्ड प्लेट ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या यहाँ नहीं है। तभी उन दोनों के पीछे 2 बंदे आते हैं। उसमें से पहले वाला कहता है कि हाँ जिन्हों, और दूसरा वाला कहता है कि ये सच में यहाँ है। फोर्थ यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ़ भरी बातें मत करो, बस इसे ढूंढो। और अपने मन में कहता है कि डैम इट, ये तो दूसरा मामला हो गया है, प्लेट्स वहाँ नहीं है
जहाँ कहा गया था कि वे उन्हें छिपाएंगे। मेरे चाचा ने बहुत ही घटिया काम किया है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक पेड़ पे चढ़ के उसको देख रहा होता है और उसके हाथ में 2 प्लेट्स भी होते हैं और कहता है कि बेशक ये वहां नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सभी प्लेट्स कहाँ छिपी है। अभी हम देखते हैं एक घर का सीन। कोई कहता है कि क्या सेरेमनी अच्छी तरह ओपन हो गया है, तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ, हाउस हेड। और हमें 3 बंदे का दिखाया जाता है जहाँ वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है कि काफी समय हो गया जब मुख्य फैमिली के किसी वंशज ने सेरेमनी में भाग लिया था, जिन्हों के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। तो पीछे से मोजिन कहता है कि हाँ, क्योंकि जिन्हों की माँ का फैमिली उसकी मदद कर रहा है। तो हेड बोलता है कि डाहियोंग फैमिली, और वो लोग तीनों अटैक कर देते हैं, लेकिन वो तीनों को एक ही बार में अपने स्लैश से वो लोग को जख्मी कर देता है और कहता है कि डाहियोंग फैमिली के बारे में कुछ बुरी अफवाहें हैं कि गार्ड उन्हें अंदरूनी जानकारी दे रहा है। शायद क्या उन्हें पता चल गया कि प्लेट्स कहाँ छिपाई गई हैं। तो मोजिन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ये सुनिश्चित कर लिया है, प्लीज आप चिंता मत करिए। तो हेड बोलता है कि जिन्हों इसके बिना भी जीत जाएगा। तो मोजिन कहता है कि सोचन, क्या आप उस बच्चे के बारे में चिंतित कर रहे हैं। तो वो फ्लैश मारता है उन तीनों को ऊपर, जिससे वो लोग वहीं घायल हो जाते हैं। तो मोजिन कह रहा होता है कि हमारी टॉप टीम इसमें शामिल है, जिन्हों के साथ वो सभी प्रकार के तरीकों का यूज करके जीत हासिल करेगा। तो हेड बोलता है कि उसे जरूर करना है और इन ब्लैक टाइगर कोर की प्रशिक्षण तीव्रता में वृद्धि करे, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है कि हूँ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और हम देखते हैं कि म्यूंग के पीछे एक सुअर मॉन्स्टर पड़ा होता है और उसके गले में एक प्लेट भी होते हैं। तो म्यूंग अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही जैसे ह्यूंग ने कहा था, उसकी गर्दन पर प्लेट है। अब मुझे बस उसे उस जाल तक लाना है जो हमने तैयार किया है। तो वो चिल्ला के कहता है कि ह्यूंग अब डोर काट दो, लेकिन देखता है कि कुछ नहीं होता और रोते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पता था ऐसा होगा, साले तुम कमीने धोखेबाज सोचन। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस सुअर मॉन्स्टर के ऊपर कूद के आता है और अपने स्ट्राइक से मारता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और ये देख के म्यूंग भी रोने लगता है। हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े क्यों नहीं थे, क्या तुमको चोट लगी है। और वो भी थोड़ा कांप रहा होता है और सीधे जाके गले लगा लेता है हमारे एमसी को और कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया। और हमारा एमसी भी थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि ठीक है, ठीक है। और वो म्यूंग कह रहा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम ऐसा करोगे। और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये छोटा सा बच्चा, मैंने अभी भी तुम्हारी कही सारी बातें सुनी हैं। और म्यूंग कह रहा होता है लेकिन आप कहाँ थे। तो हमारा एमसी उसको प्लेट दिखाते हुए कहता है कि ये बात ये है, मैं इन्हें ढूंढ रहा था। तो वो भी चौंकते हुए कहता है कि प्लेट्स, और आपके पास उनमें से 3 हैं, आपने ऐसे कैसे किया। तो हमारा एमसी कहता है कि किसी बेवकूफ ने मुझे बताया कि ये प्लेट्स कहाँ हैं, और उस मॉन्स्टर के गले से भी एक प्लेट ले लेता है म्यूंग और कहता है कि तो फिर इन दोनों के साथ मैं पास हो सकता हूँ और आपके पास कुछ स्पेयर बचे भी हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और मेरे पास कुछ मांस और चमड़े भी हैं, तो फिर चलो सोने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। और अपने मन में कहता है कि मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले जीवन में एक अच्छी जगह देखी थी। तो वो लोग एक माउंटेन के क्लिफ पर आ जाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, वो वहाँ एक अच्छी गुफा है। तो म्यूंग कहता है कि क्या इस चट्टान के पीछे कुछ है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये जंगली जानवरों और चुनौती देने वालों से सुरक्षित है, इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। तो म्यूंग कहता है कि हम यहीं कहीं पास में सो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे करें। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, इसे सिर्फ ट्रेनिंग के रूप में सोचो, अगर तुम मुझसे धीमे हो तो तुम्हारे लिए सुअर का मांस नहीं है। तो म्यूंग कहता है कि तो फिर मैं पहले जाऊंगा, और वहां चढ़ने लगता है और हमारा एमसी उसको देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये बच्चा, क्या वो सच में मॉन्स्टर की स्वॉर्ड बनने जा रहा है, क्या वो भी इसी नाम का कोई पर्सन हो सकता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पहले जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। अभी हमारे एमसी को कुछ फील होता है और कहता है कि ये फीलिंग क्या है, ये कोई जंगली जानवर नहीं है, और कहता है कि कोई है जो हमें देख रहा है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे चुप के देख रहा होता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।